मेरी नई नई शादी हुई थी। मेरा पति विदेश में रहता था। मेरे जज्बात मुझे चैन नहीं लेने देते थे और रातों को नींद नहीं आती थी। एक बार ज्यादा ही बेचैन हुई तो अपनी एक वैसी तस्वीर अपने पति के नंबर पर सेंड कर दी, लेकिन वह तस्वीर गलती से देवर के नंबर पर चली गई। उसने मेरी तस्वीर देखी तो वह अपने होश खो बैठा। वह मेरे कमरे में आया और मुझे पूरी रात मेरी तो चीखे। आज मेरा दिल ज्यादा ही बेचैन हुआ तो मैंने समीर को कॉल लगा दी। मैंने पूछा, कब आओगे समीर? क्योंकि उसे विदेश गए हुए काफी वक्त हो गया था। समीर कहने लगा, मुझे अभी छुट्टी नहीं मिल रही, कुछ महीने और लग जाएंगे। इसकी बात सुनकर मैं परेशान हुई थी। मैंने कहा, आखिर तुम वापस आना क्यों नहीं चाहते? वह कहने लगा, समझने की कोशिश करो। हमारे घर के हालात तभी अच्छे हो सकते हैं जब मैं मेहनत करूंगा, और मैं इस तरह छुट्टियां ले लेकर आता रहा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। कुछ दिन सब्र करो, मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। मेरा दिल उदास हो गया, लेकिन मैं फिर भी जिद करने लगी। उसने कहा, बस कुछ महीने इंतजार कर लो। समीर की बात सुनकर मैं चुप हो गई। शादी के 1.5 महीने बाद ही समीर दुबई चला गया था और अब हमारी शादी को 2 साल होने वाले थे। मैं इसका इंतजार करते करते पागल हो रही थी। नई नई शादी को एंजॉय करने के मेरे सारे ख्वाब टूट कर रह गए थे। कितने ख्वाब सजाए थे मैंने कि मैं अपने पति के साथ हर जगह घूमने जाऊंगी। हम प्यार भरी बातें करेंगे, एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार करेंगे, हर रात समीर की बाहों में गुजरेगी। लेकिन सारे ख्वाब कांच की तरह टूटकर बिखर गए थे। समीर भी अपनी बेताबियां बताता रहता था। हर बार यही बात करता कि अब मैं नहीं रह सकता, बस जल्दी ही घर आ जाऊंगा। तो मुझे भी उम्मीद होने लगती थी कि जल्दी ही समीर वापस लौट आएगा। मगर इंतजार करते करते 2 साल का वक्त गुजर गया था और समीर अभी तक वापस नहीं आया था। वह हर बार कोई नया बहाना बनाकर मुझे टाल देता था। मेरा दिल बहलाने की कोशिश करता कि पूनम, बात समझने की कोशिश करो, मेरे लिए भी आसान नहीं है तुमसे और घर वालों से इतना दूर रहना। मगर विदेश में रहने वालों के लिए कमाई करना आसान काम नहीं होता। जब छुट्टी ना मिले तो कैसे आऊं? मैं तो शादी के बाद से समीर से अलग ही रह रही थी। जैसे तैसे अपने दिल को समझाकर वक्त काट रही थी। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, मेरे लिए अपने पति के बगैर रहना और भी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। मेरे सारे जज्बात मेरे पति समीर के लिए ही थे और 1.5 महीने में जो प्यार समीर ने मुझे दिया था, मैं तो इसकी मोहब्बत की दीवानी हो चुकी थी। इसके बिना एक पल भी रहने का सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन समीर शादी के 1.5 महीने बाद ही यह कहकर चला गया कि मैं जल्दी ही लौट आऊंगा और हम अपना यह अलग ठिकाना बनाएंगे। मैं शादी के बाद मुश्किल से 1.5 महीने तक ही समीर के साथ रही थी। अब तो ऐसा लगता है कि मैं अब तक कुंवारी हूं। मेरा पति भी दूर बैठा मेरे लिए उदास होता था, लेकिन इसके उदास होने से और मेरी परवाह करने से क्या फायदा, जब वह मेरे करीब ही नहीं रहता था। वह मुझसे कहता, मुझे अपनी तस्वीर दिया करो, तुम्हें देखकर अपनी थकान उतार लेता हूं। कभी वीडियो कॉल करता, मैं समीर को देखकर रोने लगती तो वह मुझे तसल्ली देने लगता। कहता कि कोशिश करता हूं अगले हफ्ते तक छुट्टी मिल जाए तो मैं घर आ जाऊंगा, तुम ज्यादा परेशान मत हो। समीर मुझे एक नई उम्मीद दिलाकर अगले हफ्ते तक फिर से मेरा दिल तोड़ देता था, यह कहकर कि छुट्टी नहीं मिल रही। समीर के जाने के बाद मैंने खुद को सजाना संवारना छोड़ दिया था, लेकिन समीर को मेरी उदासी की परवाह नहीं थी। जब भी फोन पर वीडियो कॉल करता, मेरे उदास चेहरे को देखकर इसका दिल भी उदास होता। कहता, खुद को सजाया बनाया करो, अपनी नई नई तस्वीरें बनाकर मेरे पास भेजा करो। इसकी फरमाइश पर मैं अब खुद को थोड़ा बहुत संवारने लगी थी, तैयार होने लगी और अच्छी अच्छी तस्वीर खींचकर समीर के पास भेजने लगी थी। समीर मेरी तस्वीर देखकर मेरा दीवाना हो जाता था। तारीफ करने लगता तो मैं शर्मा जाती। मैं तो वैसे भी अपनी तारीफ की बड़ी ही शौकीन थी। खूबसूरती भी बहुत थी मुझ में और बचपन से ही मुझे अपनी तारीफें सुनने का बड़ा शौक रहा था। अब जब समीर भी मेरी तारीफ करता तो मैं अपने सारे दुखों को भूल जाती। इसके जुमले पर मेरा दिल झूम उठता था। मगर मेरी सास को मेरी यह मुस्कुराहट भी राज नहीं आई थी। एक दिन मुझे बुलाकर बोली, तुम्हारा पति तो घर पर नहीं रहता, तुम किसके लिए इतना तैयार होने लगी हो? मैं एकदम से बौखला गई। मैंने कहा, मम्मी जी, वो समीर वीडियो कॉल पर बात करते हैं, तुम मुझे उजड़े हुए होलिये में देखकर शिकायत करते हैं, इसलिए इनके कहने पर खुद को थोड़ा सजा सवार रखती हूँ। मेरी सास बड़ी पुराने ख्याल की थी और समीर का मुझे यूं प्यार जताना मेरी सास को एक आंख नहीं भाया था। माथे पर बल डालकर कहने लगी, तो समीर दिन में एक बार वीडियो कॉल करता है, लेकिन तुम तो पूरा दिन सजी सवारी फिरती हो। क्या जरूरत है इस तरह घर में घूमने की?
घर में जवान देवर है, इस तरह सजी सवारी घूमोगी तो उसका ध्यान तुम्हारी तरफ खींचेगा। थोड़ा ख्याल किया करो। मैं चुप हो गई। मेरे देवर ने अभी तक शादी नहीं की थी। सास ने बताया कि वह औरतों से बहुत नफरत करता है। इसकी मंगनी हुई थी, मगर इसने शादी से पहले ही अपनी मंगेतर से मंगनी तोड़ दी थी। मुझे यह बात अजीब लगी थी, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सास की पाबंदियां दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। मैंने तैयार होने से रोका था। मेरा मूड अब भी बहुत खराब रहने लगा था। अब समीर की कॉल आती तो मैं रो पड़ती कि अब तो तुम्हारी माँ ने मेरे तैयार होने और संवरने पर भी पाबंदियां लगाई हैं। यह सुनकर समीर भी मुझे समझाने लगा। बोला, तो कोई बात नहीं, माँ ठीक कहती है। तुम मेरी बीवी हो, मेरी मौजूदगी में तैयार हो तो ज्यादा अच्छी बात है। घर में मेरा जवान भाई है, अगर तुम्हें इस तरह सजा सवारा देखेंगे तो अच्छा नहीं लगता। समीर की सोच पर भी मुझे दुख हुआ था। इसे भी मुझ पर यकीन नहीं था। मैं बहुत खूबसूरत लड़की थी। मेकअप करती तो और भी ज्यादा निखर जाती थी। और यह सच भी था। मेरे देवर की नजर मेरी तरफ उठी जाती थी और मेरी सास को भी यह डर था, कहीं पति के गैर मौजूदगी में मैं बहक ना जाऊं, क्योंकि मैं भी जवान लड़की थी, नई नई शादी हुई थी। ये कुदरती ख्वाहिश होती है, शादी के बाद लड़की का अपने पति के साथ रहना। और जब पति बीवी की ख्वाहिश को पूरा ना कर पाए तो इसकी बीवी इधर उधर बहक सकती है। और शायद यही डर मेरी सास को बैठा हुआ था। मैं खूबसूरत थी, खुद को बना संवार कर रखती थी। अब शादी के बाद सास मना करने लगी। पति को शिकायत लगाती हूँ तो वह भी कहती कि माँ ठीक कहती है। तो मैं समीर को कहती कि मुझे मेकअप में रहने की इजाजत दे दो ताकि मैं खुलकर जी तो सकूं। लेकिन समीर इस बात पर भी राजी नहीं होता था। मैं वक्त से पहले अपने आप को बूढ़ा समझने लगी थी। मुझे लगता था कि मेरी सास बेकार में ही मुझ पर पाबंदियां लगाती है, क्योंकि मेरा देवर तो औरतों में दिलचस्पी ही नहीं रखता था। अपनी मंगेतर को भी छोड़ चुका था। मेरी सास ने बताया कि वह लड़की बहुत ही खूबसूरत थी। पता नहीं मेरे देवर को ही लड़कियों से क्या उलझन थी कि मंगनी के 1 महीने बाद ही रिश्ता तोड़ लिया और दोबारा शादी नहीं की। मेरा देवर भी बहुत ही सादा मिजाज का लड़का था, बस अपने आप में रहने वाला। सुबह घर से निकलता तो रात को ही वापस आता था और फिर ज्यादातर अपने कमरे में ही रहता था। न कोई गैर जरूरी बात करता, न कमरे से बाहर निकलकर बैठकर टाइम पास करता था। अब तो मुझे भी यही लगने लगा था कि शायद मेरे देवर के अंदर मर्दाना ताकत की कमी है और वह औरतों को खुश नहीं कर पाएगा, इसीलिए वह शादी नहीं करता। और यह अच्छा ही था कि किसी दूसरी औरत की जिंदगी बर्बाद करने से अच्छा वो शादी ही ना करे। पता नहीं क्यों मेरी सास इस बात को नहीं समझती थी और इसकी पीछे पड़ी रहती थी। समीर भी अजीब इंसान थे। अपनी बीवी को घर पर अकेला छोड़कर वहां मेहनत मजदूरी कर रहा था और मैं यहाँ हर वक्त अपना दिल जलाती रहती थी। समीर को कोई परवाह ही नहीं होती थी। मैं जब ज्यादा ही परेशान हो जाती तो मैं कहती, समीर बस अब वापस आ जाओ, मेरा सब्र जवाब देने लगा है। मेरे लड़ने पर वह मुझे फिर समझाने बैठ जाता कि थोड़ा सब्र और कर लो पूनम, बस थोड़े से पैसे जमा कर लो ताकि मैं वापस आकर छोटा मोटा सा काम शुरू कर सकूं और हमें कोई परेशानी ना हो। मुझे भी यह तन्हाई काट खाने को दौड़ती है। तुम्हारी याद आती है तो रातों को नींद नहीं आती, लेकिन मैं दिल को समझा लेता हूँ कि बस कुछ ही दिन की दूरी है, फिर हम कभी जुदा नहीं होंगे। समीर की इस बात पर मैं खामोश हो जाती। खैर, सास के मना करने पर मैंने सजना संवरना छोड़ दिया था, लेकिन मैं अपने जज्बातों का क्या करती। जब भी रात को सोने के लिए लेटती थी तो मुझे समीर की बहुत याद आती। मेरे जज्बात बहकने लगते तो मैं तकिया अपने सीने से दबोच लेती, समीर की बाहों में सोने के लिए तड़पने लगती। तंग आकर मैं बाथरूम में नहाने चली जाती और जब कपड़े उतारती तो अपना वजूद देखकर मैं और भी ज्यादा बहकने लगती थी। अब मुझे अजीब सी आदत होने लगी थी। मैं जब भी नहाने जाती तो अपनी तस्वीर बना लेती थी और इन्हें देखकर पता नहीं क्यों मैं खुश होती रहती थी। अब तो यह आदत मेरी इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि मैं ज्यादातर वक्त अपने बाथरूम में ही गुजारने लगी थी और नहाने के बीच अलग अलग पोज में अपनी तस्वीर बनाती रहती थी। अब तो मेरा दिल मेरे बस से बाहर होता जा रहा था। और फिर एक दिन जज्बातों में बहककर मैंने यह कैसा कदम उठा लिया जो शरीफ औरतें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती। मगर मैं अपने खूबसूरत बदन की तारीफें सुनना चाहती थी। मैं चाहती थी मेरा पति मेरे इस खूबसूरत से फिगर की तारीफ करे और इसीलिए यह काम करते हुए मुझे इस वक्त बिल्कुल भी समझ नहीं थी। लेकिन मुझे नहीं पता था यह कदम मेरी जिंदगी में क्या तूफान मचा कर रख देगा। मेरी सास हर वक्त मेरे ऊपर निगाह रखती थी।
मैं ज्यादातर कमरे में बंद रहती या बाथरूम में ज्यादा वक्त गुजारती, तब भी मेरी सास को कटक नहीं लगा था। वह अक्सर मुझसे सवाल करने लगती और मुझे देखकर इनके चेहरे के हाव भाव अलग हो जाते। एक दिन मेरा मोबाइल खराब हो गया तो मैं एकदम से घबरा गई। मोबाइल के बिना तो मेरा गुजारा ही नहीं था। अपनी तस्वीर बनाने का जो मुझे नया नया शौक था, वह शौक मुझ पर कुछ ज्यादा ही हावी हो चुका था और इसके बिना मैं एक दिन भी नहीं रह सकती थी। मोबाइल ठीक करवाने के लिए दुकान पर देना पड़ता और मेरे मोबाइल में तो मेरी ऐसी तैसी तस्वीर थी। अगर कोई देख लेता तो मैं बदनाम हो जाती। समीर का मेरी सास के नंबर पर फोन आया तो मैंने समीर को मोबाइल खराब होने का बताया। समीर बोला, तुम फिक्र मत करो, तुम अपना फोन अमन को दे दो, वैसे भी घर के सब मोबाइल अपने दोस्त की दुकान पर जाकर खुद ही ठीक कर लेता है। तुम अमन को फोन दे दो, वह तुम्हारा फोन ठीक कर देंगे। मुझे भी थोड़ा सुकून हो गया था कि चलो, मेरा देवर इस टाइप का नहीं है कि वह मेरे मोबाइल में ताका झांकी करेगा। सुबह के वक्त मैंने अपने देवर को फोन दिया था और वह शाम को ही ठीक करवा कर ले आया। मैं देवर के कमरे से मोबाइल लेने गई तो सास ने मुझे देवर के कमरे से निकलते देख लिया और वह एकदम से घबरा गई। मुझे बुलाकर सवाल करने लगी, तुम अमन के कमरे में क्यों गई थी? मैंने इन्हें कहा, माँ जी, मेरा मोबाइल खराब हो गया था और वही ठीक करवाने को दिया था तो वही लेने गई थी। लेकिन पता नहीं मेरी सास को हर वक्त मुझ पर शक क्यों रहता था। मेरी सास की अगली बात मुझे घबराहट में डाल गई थी। वो बोली, तुम बहुत अजीब हरकतें करने लगी हो। कभी तुम सच सवर कर कमरे से बाहर आ जाती हो, कभी तुम्हें कमरे में बंद होने की जल्दी होने लगती है, नहाने जाती हो तो घंटों बाथरूम में बंद रहती हो। मैं मुंह खोलकर अपनी सास को देखने लगी। मेरी सास इतनी छोटी छोटी सी बातें भी महसूस कर रही थी। मैं हैरान हुई थी, आखिर मेरी सास को मुझसे मसला क्या था। मेरी कोई भी बात मेरी सास से बर्दाश्त नहीं होती थी, लेकिन सच तो यह था कि मेरी सास ने दुनिया देखी थी और वह एक समझदार औरत थी। इन्हें मेरे अंदर बदलाव महसूस हो रहे थे। इन्हें पता था कि मैं एक जवान लड़की हूँ और कहीं मैं राह से भटक न जाऊं, क्योंकि मैं अपने पति के बगैर रह रही थी। और शायद अब वह समझने लगी थी कि मुझसे पति के बगैर रहा नहीं जाता। लेकिन मैंने अपनी सास की बातों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया था। हर रात मेरी सास सोने से पहले ही एक गिलास दूध पीती थी। वही देने मैं अपने सास के कमरे में गई, लेकिन दरवाजे पर ही मैं रुक गई थी, क्योंकि अंदर से जो बातें हो रही थीं, इन आवाजों में मेरा नाम भी शामिल था। अपना नाम सुनकर ही मैं दरवाजे पर रुक गई थी। मेरा देवर और सास कमरा बंद करके बातें कर रहे थे और जो बातें वे कर रहे थे वह सुनकर मेरे होश उड़ गए और मैं सोचने लगी कि वह इतना गिरा हुआ इंसान कैसे हो सकता है। मन तो कर रहा था कि अभी अंदर चली जाऊं, लेकिन मैं बेकार का झगड़ा मोल लेना नहीं चाहती थी। अपने कमरे में आकर सर पकड़कर बैठ गई। मैं इन बातों को सोच सोच कर पागल हो रही थी। मैं तो अपने देवर को बहुत ही सीधा साधा इंसान समझती थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वह इस किस्म का मर्द था। शर्मिंदगी से मेरी हालत खराब होने लगी। मुझे अपने पति को बताते हुए भी शर्म आ रही थी। इस रात पूरी टेंशन में निकल गई थी और इस टेंशन में अपना मोबाइल खोलकर बैठ गई और अपनी तस्वीर देखने लगी। दिल में ऐसे ही शरारत हुई कि यह तस्वीर समीर को भेज देती हूँ, और अगले ही पल मैंने एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर समीर के नंबर पर सेंड कर दी। मगर अगले ही पल मेरी सांस सीने में ही रुक गई, क्योंकि गलती से मैंने वो अपनी तस्वीर अपने देवर के नंबर पर सेंड कर दी थी। मैंने वक्त देखा, रात के 2 बज रहे थे। मैंने सोचा इस वक्त तो मेरा देवर सो रहा होता है, लेकिन मैं सुबह का इंतजार नहीं कर सकती थी। अगर मेरा देवर जाग जाता तो मेरी तस्वीर देख लेता और फिर मैं इससे नजरें मिलाने के काबिल न रहती। मेरी तस्वीर ऐसी नहीं थी कि कोई गैर मर्द इसको देखता। मैं कोई बहाना भी नहीं बना सकती थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। परेशानी से मैं अपने कमरे में टहलने लगी। सोच सोच कर मैं पागल हो रही थी कि अब क्या करूं। रात के वक्त अपने देवर के कमरे में जाती तो मेरा तमाशा बन जाता। हालांकि मैंने अपनी तरफ से वह तस्वीर डिलीट कर दी थी, लेकिन मुझे फिर भी डर था कि कहीं वह तस्वीर मेरे देवर के फोन में सेव ना हो गई हो, क्योंकि आजकल तो ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि डिलीट मैसेजेस भी आराम से देखे जा सकते हैं। मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने देवर के कमरे में जाकर डिलीट कर दूं। लेकिन मैं मोबाइल उठाकर इस तस्वीर को ऐसा करती तो मेरा देवर मुझे गलत लड़की समझ लेता। फिर मैंने डरते डरते कमरे से बाहर झांका। घर में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। सब अपने अपने कमरों में सुकून से सो रहे थे। मेरी तो नींदें उड़ चुकी थी।
जब तक मैं अपने देवर के मोबाइल से अपनी तस्वीर डिलीट न कर लेती, मुझे चैन न आता। मैं अपने कमरे से बाहर आई और दबे पांव अपने देवर के कमरे की तरफ चल पड़ी। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। मुझे डर लग रहा था कि अगर मेरी सास या ससुर ने देख लिया तो मुझ पर शक करेंगे। मैं आहिस्ता से दबे पांव देवर के कमरे में पहुंची तो वहां भी अंधेरा छाया हुआ था। मेरा देवर अपने बिस्तर पर सुकून से सो रहा था। मैं दबे कदमों से चलते हुए बिस्तर की साइड वाली जगह पहुंची। खुशकिस्मती से मोबाइल वहीं पड़ा था। मैंने मोबाइल उठाकर खोला तो इस पर फिंगरप्रिंट लॉक था। अब मैं क्या करती? मैं अपने देवर को देखने लगी। थोड़ी सी कोशिश करने पर मेरे लिए वह लॉक खोलना आसान हो सकता था। मैंने नींद में पड़े अपने देवर का अंगूठा मोबाइल की स्क्रीन से लगाया तो फौरन ही मोबाइल का लॉक खुल गया। मैंने जल्दी से हाथ चलाते हुए अपनी तस्वीर डिलीट करने के लिए तस्वीर का फोल्डर खोला, लेकिन वह खोलते ही मेरे सर पर पूरे घर की छत गिरी थी, क्योंकि मेरे देवर के मोबाइल पर मेरी वही एक तस्वीर नहीं बल्कि न जाने कितनी तस्वीरें और भी थीं, जिन्हें देखकर मैं हैरान रह गई थी। ये वही सारी वीडियो और तस्वीरें थीं जो मैं अकेले में बनाया करती थी, और इन तस्वीरों को अपने अलावा मैं किसी और को दिखाने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि वह तस्वीरें ऐसी नहीं थीं कि मेरे अलावा या समीर के अलावा इन्हें कोई तीसरा भी देखता। मैं फटी फटी आंखों से अपने देवर का मोबाइल देख रही थी। मेरे हाथ बुरी तरह कांपने लगे। तस्वीरें देखकर मुझे एक पल न लगा यह पहचानने में कि मेरे देवर ने वह तस्वीरें कहां से हासिल की थीं। अपना राज खुल जाने पर मेरे रंगे खड़े हो गए थे। मैं तो यह सोचकर देवर के कमरे में आ गई थी कि देवर को औरतों में दिलचस्पी ही नहीं है, मुझे भी कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन यहाँ तो मेरे देवर का मोबाइल मेरी तस्वीरों से भरा पड़ा था। मेरे देवर की जो असलियत मुझ पर खुल रही थी, मुझे बहुत बड़ा झटका लगा था। उस दिन मेरी सास के कमरे में बैठकर मेरी सास के कान भर रहा था कि आपकी बहू कमरे में बंद होकर गलत काम करती है, इसकी चाल चलन ठीक नहीं है, न जाने ये लड़की किन चक्कर में पड़ी है। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरा देवर मेरे बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहा था, क्योंकि उस वक्त मुझे नहीं पता था कि मेरा देवर मेरे बंद कमरे और बाथरूम की सारी हकीकत जान चुका था। लेकिन अब इसके मोबाइल में अपनी तस्वीरें देखकर मैं सब जान चुकी थी कि वो मेरे बारे में सब कुछ जानता है। मेरा दिल अब डर से कांपने लगा था। अभी मैं वो सारी तस्वीरें डिलीट करना ही चाह रही थी कि तभी देवर नींद से जाग गया। मुझे अपने कमरे में देखकर हैरान हुआ। मेरे हाथ में अपना मोबाइल देखा तो झपट कर इसने मोबाइल मेरे हाथ से ले लिया। मुझसे बोला, मेरे कमरे में इस वक्त तुम क्या कर रही हो? मुझे देवर पर बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा, तस्वीरें क्यों बनाई? मैं इस घर की बहू हूँ। कैसे बेगैरत मर्द हो, अपनी भाभी की ऐसी तस्वीरें मोबाइल में रखी हुई हैं। मेरा देवर मजाक उड़ाने वाले अंदाज में हंसता लगा। फिर कहने लगा, मैंने कोई तस्वीर नहीं बनाई, तुम अपने कमरे में होती हो, कैसे मैं तुम्हारी तस्वीर बना सकता हूँ? ये तस्वीरें तो तुमने खुद बनाई हैं, बल्कि तुमने ही मुझे दी है। मुझे अपने देवर के झूठ पर गुस्सा आया था। मैंने कहा, भला मैं इसे अपनी ऐसी तस्वीर क्यों भेजूंगी? मैंने कहा, देखो, अच्छा जैसे भी हो, जो भी हुआ, अब ऐसा करो, ये सारी तस्वीरें अपने मोबाइल से डिलीट कर दो, वरना मैं सबको बता दूंगी। लेकिन मेरे देवर ने बड़े लापरवाह से अंदाज से टेबल पर रखे गिलास में पानी डाला और पीने लगा। मुझे इसके इस अंदाज पर गुस्सा आया था। मैंने कहा, तुम्हें सुनाई नहीं देता? अभी के अभी मेरे सामने सारी तस्वीरें डिलीट करो। लेकिन मेरे देवर ने जो कहा, मैं हैरान रह गई थी। कहने लगा, मैं यह तस्वीरें डिलीट नहीं करूंगा। फिर इसने मुझे एक ऐसी बात बताई कि मैं नजर चुरा गई थी। बोला, तुम भी जानती हो कि यह तस्वीर मैंने कहां से ली है, और मैं तुम्हारे पति को ये सब कुछ बता दूंगा। इसे बताऊंगा कि तुम ये गलत औरत हो, तुम हमारे घर में रहने के लायक नहीं हो। वो मुझे धमकाने लगा और अपने बेड पर तकिए से टेक लगाकर बैठ चुका था। ये सारी तस्वीरें मेरे मोबाइल में सेव रहेंगी। मैंने इसको धमकाने के लिए कहा, मुझे कोई परवाह नहीं है। मेरा पति सब सच जानता है कि यह तस्वीर मैंने अपने मोबाइल में बनाई थी और किसी भी गैर मर्द से मेरे ताल्लुक नहीं है। मेरे इस बहाने पर मेरा देवर मेरी तरफ देखकर हंसा और कहने लगा, लेकिन यह तस्वीरें मेरे पास कैसे पहुंची? अब तुम झूठ नहीं बोल सकती। इसने अपना मोबाइल दिखाया। मेरे मोबाइल ठीक करते हुए मेरे देवर ने यह तस्वीर हासिल की थी। यह देखकर मेरा पति भी यकीन न करता। मेरी सास तो पहले भी मुझे गलत समझती थी। मैं रोने लगी, अपने देवर से मिन्नतें करने लगी कि मेरी तस्वीर डिलीट कर दो,
बदले में जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगी। वो बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे कमरे से अभी के अभी निकलो। मेरे देवर ने मुझे धक्के देकर कमरे से निकाल दिया। मैं रोने लगी थी। मैं तो सोच चुकी थी कि यह तस्वीर डिलीट करने के लिए मेरा देवर जो कहेगा मैं वह सब कुछ कर दूंगी। अगर वह मेरे साथ रात बिताने की बात भी करेगा तो मैं वो भी कर जाती। इस वक्त मेरे सोचने समझने की सारी ताकतें खत्म हो चुकी थीं। मुझे दिखाई दे रहा था तो बस अपनी वह तस्वीरें, जो मैं किसी भी कीमत पर नहीं चाहती थी कि यह राज मेरे पति के सामने आए। अगर वह राज समीर के सामने आ जाता तो वह मुझे तलाक दे देता। इसलिए मैं अपने देवर की हर बात मानने को तैयार थी, जायज नाजायज हर तरीके की। मगर मेरे देवर ने तो मुझे धक्के देकर कमरे से निकाल दिया था। इससे वाकई औरतों में दिलचस्पी नहीं थी। ऐसा होता तो वो यह खूबसूरत मौका हाथ से जाने नहीं देता। मैं कमरे में आकर रोती रही। हालांकि मैंने कई बार कोशिश की कि इसका मोबाइल लेकर मैं तस्वीरें डिलीट कर दूं, लेकिन मेरा देवर यह मौका मुझे देता ही नहीं था। मैं हर वक्त अपने देवर के आगे पीछे घूमने लगी। इसकी मिन्नतें करती कि मेरी तस्वीरें डिलीट कर दूं, लेकिन हर बार वह मुझे मना कर देता और गुस्से से मुझे अपने कमरे से निकाल दिया करता। समीर की कॉल आती है तो मैं गायब दिमागी से रहती। वह मुझे बार बार पूछता, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? मैं इसे क्या जवाब देती? एक दिन मैंने सोचा मुझे समीर को सब सच बता देना चाहिए। इसे मैं कब तक डर डर कर जीती रहूंगी? सच्चाई तो इनके सामने आनी ही थी, आज नहीं तो कल। अगर मैं ना बताती तो मेरा देवर समीर को सब कुछ बता देता। इससे पहले मुझे अपने तरीके से यह सच्चाई समीर को ही बता देनी चाहिए। मैंने डरते हुए समीर को बताया कि समीर, मैंने अपने मोबाइल में कुछ तस्वीर बनाई थी। मेरी इस बात पर वह हंसा और कहने लगा, तो क्या हुआ? तुम्हारा मोबाइल है और मोबाइल से फोटो खींचा, कोई गलत बात नहीं है। मैंने डरते हुए कहा, लेकिन समीर, वो तस्वीर कुछ अलग है। मेरा मतलब है, मुझे ऐसी तस्वीरें नहीं खींचना चाहिए थी। वो तस्वीरें मैंने बाथरूम में बनाई थी। तो यह बात सुनकर वह भड़क उठा था। कहने लगा, अभी की अभी वो सारी तस्वीरें डिलीट करो। शरीफ औरतों के यह काम नहीं होते। मोबाइल तो कभी भी चोरी भी हो सकता है। तुमने इस तरीके की तस्वीर अपने फोन में क्यों बना रखी है? गलती से किसी के हाथ में आ गया तो तुम्हारी सारी तस्वीरें वायरल हो जाएंगी। हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। समीर मुझे डांट रहा था, लेकिन अभी तो मैंने समीर को सिर्फ अधूरा सच ही बताया था, पूरा सच नहीं बताया था। अगर मैं ये तस्वीरें बनाने की वजह समीर को बता देती तो वह अभी के अभी मुझे तलाक देकर घर से निकाल देता। अब मैं खुद को कोसने लगी। काश मुझे यह लत न लगी होती तो आज मैं इस मुश्किल का शिकार न होती। इधर अपने देवर को मनाती रही, एक बार वह मेरी तस्वीरें डिलीट कर दे, आगे से मैं ऐसा काम नहीं करूंगी। लेकिन तब देवर ने मुझसे ऐसी बात कही कि मैं मुंह खोले अपने देवर को देखती रह गई। अपने देवर का मकसद जानकर मेरी आत्मा कांप उठी थी। बार बार अपने देवर के आगे पीछे घूमना और छुप छुप कर इस कमरे में आना जाना मेरी सास के नजर में भी आ गया था। मेरी सास के भी होश उड़ने लगे थे। बोली, बहू, किन चक्कर में रहने लगी हो? हमारे घर के ऐसे रिवाज नहीं है। तुम्हारा देवर कुंवारा मर्द है, इसके कमरे में बार बार क्यों जाती हो? सास की बात सुनकर मैं घबरा गई थी। मेरे पास कोई बहाना नहीं था, क्योंकि मेरी सास ने भी कभी भी मुझे देवर की जिम्मेदारी नहीं दी थी। मेरी सास अपने बेटों की जिम्मेदारियां खुद पूरी करती थी। मैंने इनसे बहाना बनाया कि मैं अपना मोबाइल ठीक करवाने जाती हूँ, बार बार खराब हो जाता है। लेकिन मेरी सास का शक दूर नहीं हुआ था। वह कहने लगी, मैं समीर को जल्दी ही वापस बुलाती हूँ। तुम्हारा चलन अब ठीक नहीं लगता, तुम मेरे घर का माहौल खराब कर रही हो। मैं शर्मिंदगी से नजर झुका गई थी। सास को क्या बताती कि मैं क्या कर चुकी थी। मेरा तो जीना हराम हो चुका था। 1 महीना गुजर गया था। अब मेरा देवर मुझे कमरे में बुलाता और देवर जी भर के मुझे ब्लैकमेल करता था। हर बार मैं इसके कमरे में जाती और रोते हुए निकलती थी। पूरा महीना इसी परेशानी में गुजर गया था। मुझे जब मौका मिलता मैं अपने देवर की मिन्नतें करती कि अब तुम मुझ पर रहम करो। मुझ पर जुल्म करते करते 1 महीना पूरा हो चुका है। मैं घुट घुट कर रोती रहती हूँ। तुम्हें मुझ पर तरस क्यों नहीं आता? मेरा देवर नरम नहीं पड़ा था। अब सास भी मुझ पर शक करने लगी थी। 1 महीने बाद ही समीर वापस लौट आया। मैं अपने पति को देखकर पत्थर की बन गई थी। खुश होने के बजाय मेरा दिल डर से सिकुड़ गया था। मेरा पति हंसता मुस्कुराता मेरे पास आया तो मैं डर से सफेद पड़ गई। मैं अब वैसी नहीं रही थी जैसे वह छोड़कर गया था। मेरा सच जानकर मेरा पति मुझे तलाक दे देता और यही सोचकर मेरा दिल डूबता रहता।
मैंने मुश्किल से अपने आप पर काबू पाया और मुस्कुराहट सजाई थी। मेरा दिल रो रहा था। काश मैं पहले की तरह बेदाग रहती तो अपने पति के आने पर मैं भी खुश हो जाती। मेरा पति मेरे लिए ढेरों सामान लेकर आया था। वह बोला, मेरे लिए भी इतना वक्त तुमसे दूर रहना बहुत मुश्किल था, मगर मैं तुम्हारे और अपने फ्यूचर के लिए मेहनत कर रहा था ताकि हमें कभी तंगी ना हो। वह मेरा शुक्रिया अदा कर रहा था कि मैंने इसका इंतजार किया। मैं समीर की बात पर शर्मिंदगी से रोने लगी। मैं थक चुकी थी, खुद पर गुनाह का बोझ लेकर बैठी थी जो मुझे मेरी ही नजरों में गिरा गया था। मेरे रोने पर समीर परेशान हो गया। मुझसे पूछने लगा, क्या हुआ? अब तो आ गया हूं, अब क्यों रो रही हो? मैंने झूठ बोल दिया। मैंने कहा, ये तो खुशी के आंसू हैं। पति के आने के बाद भी मैं अपने देवर से अकेले में यही कहा करती थी, मुझ पर रहम करो, मुझे बर्बाद मत करो। मैं आम सी लड़की थी, गलती से गुनाह कर बैठी, मगर अब पछता रही हूं। मेरा देवर बोला, मैं तुम्हारी सच्चाई समीर को जरूर बताऊंगा। ठीक है, अगर वह इतने बड़े दिल का मालिक हुआ और सब कुछ सच्चाई जानकर तुम्हें माफ कर देगा तो फिर मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊं, कभी भी तुम्हारी राह में रुकावट नहीं बनूंगा। मैं गैरतमंद मर्द हूं और मेरा मन इस बात की इजाजत नहीं देता कि मैं यह कैसी औरत को अपने घर में बर्दाश्त करूं जो गैर मर्दों के अलावा मेरे भाई के सामने भी अपना आप पेश करती रही हो। मगर हो सकता है मेरे भाई का दिल इतना बड़ा हो और वह तुम्हें माफ कर दे। अगर मैं इसकी जगह होता तो तुम्हें कभी भी माफ ना करता। देवर के मुंह से यह सुनकर मैं लड़खड़ा गई थी। पहले दिन में जब देवर के कमरे में गई थी, इसी रोज से वह मुझे ब्लैकमेल कर रहा था और हैरान भी कर रहा था। जब मैंने इसे वीडियो और तस्वीर डिलीट करने के लिए बोला था, देवर ने तभी कहा था, अब मुझे समीर का इंतजार है, मैं इसे तुम्हारा यह कारनामा जरूर दिखाऊंगा। अगर मैं खुद मोबाइल ठीक ना करता तो मुझ पर कभी भी यह राज ना खुलता कि तुम छुप छुप कर मेरे भाई की इज्जत नीलाम करती हो। मैं अपनी इस गलती पर सिर पकड़कर रोती रहती थी। अपनी फोटो डिलीट करवाने के लिए मैंने अपने देवर के सामने अपना वजूद भी पेश कर दिया था और मेरा देवर मेरे इस ऑफर पर हक्का बक्का रह गया था। बोला, तुम तो वाकई बहुत ही नीचे गिरी हुई औरत हो। मैंने सोचा था कि तुम सिर्फ तस्वीरों तक ही सीमित रहती हो, लेकिन तुम तो अपना वजूद मुझे सौंपने पर राजी हो गई। अगर तुम मेरे साथ ये काम करने को तैयार हो तो तुम किसी दूसरे मर्द के साथ भी यह काम कर सकती हो। तुमने तो अपनी सारी हदें पार कर दी। तुम एक धोखेबाज और बद किरदार लड़की हो जो अपने पति की गैर मौजूदगी में गैर मर्दों से जिस्मानी सुकून हासिल करना चाहती हो। मैंने इस डर से अपने देवर के आगे अपना वजूद पेश कर दिया, मगर मेरे देवर ने हाथ भी नहीं लगाया, बल्कि मेरी इस हरकत पर इसने गुस्से से कहा, मैं तुम जैसी औरत को छूना भी पसंद नहीं करता। मेरी मंगेतर भी बहुत ही हसीन लड़की थी। इसकी खूबसूरती देखकर हर कोई इसका दीवाना हो जाता था। मैं भी हो गया था। मैं भी इससे प्यार कर बैठा था, लेकिन मैंने इससे मंगनी तोड़ दी थी। जानती हो क्यों? क्योंकि वह लूज कैरेक्टर लड़की थी। इसके दूसरे मर्दों के साथ भी संबंध थे। मुझे तब से ही औरतों से सख्त नफरत है। क्या हम भाइयों की नसीब में ऐसी ही औरतें रह गई थी? मैं अपने भाई के लिए ऐसी औरत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरा भाई वहां विदेश में तुम्हारे ऐशो आराम के लिए मारा मारा फिर रहा है और तुम यहाँ इसकी इज्जत खराब कर रही हो। देवर ने मेरे पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। एक दिन जब घर के सारे लोग घर पर मौजूद नहीं थे, सिर्फ मेरा देवर, समीर और मैं थी। मेरे देवर ने मेरी सारी असलियत समीर के सामने खोल कर रख दी कि तुम्हारी बीवी ने एक पर्सनल अकाउंट बनाया हुआ है जिस पर यह अपना चेहरा छुपाकर अपनी तस्वीरें डालती है। इसके बदन को हजारों सैकड़ों अयाश मर्द देखते हैं और इसके फिगर की तारीफें करते हैं और गंदे गंदे कमेंट भी पास करते हैं और यह लड़की खुश होती है। मैं सर झुकाकर रोने लगी। समीर मुझे हैरानी से देख रहा था। फिर वह अपने भाई पर गुस्से से चीखा कि आप मेरी मासूम बीवी पर यह कैसा इल्जाम लगा रहे हैं। मेरे देवर ने मेरी आईडी खोलकर मेरे पति के हाथ में फोन थमा दिया। मेरा मोबाइल ठीक करते हुए जब मेरे देवर ने मेरा मोबाइल खोला तो सारा मोबाइल चेक किया और वहां मेरी आईडी भी देख ली और इसके स्क्रीनशॉट लेकर रख दिए थे। मैं तो अपनी तरफ से आईडी डिलीट कर चुकी थी, लेकिन वो स्क्रीनशॉट सबूत थे। मैं रोने लगी। अपने पति से अपनी गलती की माफी भी मांगी कि मैं गलती कर बैठी थी। मैं अब अपनी आईडी डिलीट कर चुकी हूँ, मुझे माफ कर दो। दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी। मैं रोती रही, मिन्नतें करती रही। समीर ने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। मैं रोते हुए माँ के घर आ गई। एक छोटी सी गलती से मैं अपना घर बर्बाद कर चुकी थी। मेरी माँ ने जब सच्चाई सुनी तो उन्होंने भी मुझे ही बुरा भला कहा कि कोई भी मर्द यह बर्दाश्त नहीं करेगा
कि इसकी बीवी इसके अलावा किसी दूसरे के सामने अपनी खूबसूरती दिखाए, और तुमने तो हद ही कर दी। अब मुझे जिंदगी से नफरत हो गई थी। समीर के बिना जीने का मैं सोच भी नहीं सकती थी। टाइम पास के लिए मैं वह गलत हरकत कर बैठी थी कि शायद इस तरह मैं अकेलेपन का शिकार नहीं होगी, लेकिन खुद को बर्बाद कर चुकी थी। जिंदगी से तंग आकर मैंने अपने हाथ की नस, मैं अब जीना नहीं चाहती थी, लेकिन शायद अभी जिंदगी मुझ पर मेहरबान थी। जब होश आया तो मैं हॉस्पिटल के कमरे में थी। मेरा पति मेरे सामने ही बैठा हुआ था, लेकिन इसके चेहरे पर गुस्सा था। समीर के पीछे मेरा देवर भी खड़ा हुआ था। मैं नजरें चुरा गई। मैंने कहा, समीर, मैं इस काबिल नहीं हूं कि अब जिंदा भी रहूं। मैंने तुम्हारा समीर तोड़ दिया है। मैंने तुम्हारा इंतजार किया, खुद को बहलाने के लिए गलत राहों पर चल पड़ी थी। मुझे यह नहीं करना चाहिए था। तुम्हारा फैसला अपनी जगह ठीक है। मुझ जैसी औरत को तुम्हें अपनी जिंदगी में नहीं रखना चाहिए। समीर ने मेरा हाथ थाम लिया, कहने लगा, तुम अपनी प्यार और अपनी इज्जत मेरे दिल में कम कर चुकी हो, लेकिन फिर भी अमन के समझाने पर मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूं। लेकिन याद रखना, आगे अगर जरा सी भी कोई गलती मेरी नजर में आई, वो दिन मेरी जिंदगी में तुम्हारा आखिरी दिन होगा। मैं इसके इतने बड़े दिल पर मेहरबान हो गई थी। इसने मुझे माफ कर दिया था, मुझे एक मौका दिया था। समीर बाहर चला गया, लेकिन मेरा देवर कमरे से बाहर नहीं गया था। वह मेरे बेड के पास आया, कहने लगा, मैंने समीर को सिर्फ तुम्हारी तस्वीर और तुम्हारी आईडी के बारे में बताया था। समीर को यह नहीं बताया कि तुम अपनी तस्वीरों को डिलीट करवाने के चक्कर में अपना वजूद मेरे सामने पेश कर चुकी थी। अगर यह सच्चाई मैं समीर को बता देता तो शायद समीर तुम्हें कभी न अपनाता, लेकिन मैंने सच्चाई समीर को नहीं बताई है। उम्मीद करता हूं कि तुम आगे कभी ऐसी गलती नहीं करोगी। तुम्हारी सच्चाई मैंने इसलिए समीर को नहीं बताई क्योंकि आज तक तुमने जो भी किया सिर्फ तस्वीरों तक सीमित था। इसके अलावा तुमने कभी किसी गैर मर्द के साथ कोई भी गलत संबंध नहीं बनाए थे। पूरी जानकारी इकट्ठी करने के बाद ही मैंने ये सच्चाई समीर से छुपाई थी। तुम अब भी सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई की हो, लेकिन याद रखना, जिस दिन मुझे तुम पर शक होगा, मैं खुद सारी सच्चाई समीर को बताकर तुम्हें इसकी जिंदगी से दूर कर दूंगा। मैंने अपने देवर का शुक्रिया अदा किया। मेरा देवर वाकई बहुत ही अच्छा इंसान था। कुछ ही दिन बाद ठीक होकर मैं घर वापस आ गई थी। मैंने अपने सारे गलत शौक छोड़ दिए थे और पूरे जी जान से समीर और अपने ससुराल की खातिरदारी में लग गई थी। मैं समीर को या अपने ससुराल में किसी को भी अब कोई ऐसा मौका देना नहीं चाहती थी कि लोग मेरी तरफ उंगली उठाते। समीर वाकई बहुत अच्छा इंसान था। उसने मेरी सारी गलतियों को माफ करके मुझे दिल से अपना लिया था। मुझे वैसा ही प्यार दिया जिसकी मैं हकदार थी। कभी कभी तो मुझे खुद पर ही शर्म महसूस होती है कि मैंने अपने पति की मजबूरी को नहीं समझा और अपनी तन्हाई को दूर करने के लिए गलत शौक पाल लिए थे। आखिर मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि लड़कियों की इज्जत कांच की तरह नाजुक होती है, इसे संभाल कर रखें। आपकी एक छोटी सी गलती आपकी इज्जत को तार तार कर सकती है। हर किसी की किस्मत में समीर जैसा सच्चा प्यार करने वाला हमसफर नहीं होता। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर